नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। इसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, जो भी प्लेनेट है इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मरकरी के बारे में। अगर हम सूरज से देखें तो ये सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया भी है पॉइंट कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है। जो मरकरी है यानी कि बुध, या सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूरज निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो क्या होता है कि सूरज निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें तो यह सबसे छोटा ग्रह है और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास क्या है, खुद का कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण अगर हम बात करें तो ये क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यानी कि ये जो मरकरी है यानी कि बुध, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है। ये सबसे विशिष्ट गुण है इसका, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है और जिसका खुद का कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो देखिए, सब सूरज के सबसे नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये सन हो गया, तो जो इसके पास इस तरह से चक्कर लगाएगा वो जल्दी करेगा, जो ये यहाँ रहेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जो ये मरकरी है यानी कि जिसको हम लोग बुध बोलते हैं, तो यह सूरज की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह सबसे क्या है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ दिन अति गर्म, ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करें तो जो दिन होता है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें बर्फीली होती है। तो दिन में पूरा आपको गर्मी मिलेगा और रातें यहाँ पे क्या होगी, बर्फीली होगी, यानी कि बर्फ गिरेगा। इस का तापांतर सभी ग्रहों से में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। और इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि दिन में कितना होता है, 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम लोगों का 42 डिग्री में ही हालत ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि रात में -173 चला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और जो सूरज निकलता है उससे 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है और यह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ग्रहों में यह सबसे छोटा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसका विशिष्ट गुण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र इस पे है और सूरज का परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है और सर्वाधिक मतलब क्या है, कक्षीय गति वाला ग्रह है। और दिन यहाँ पे गर्म होता है और रातें बर्फीली होती है। और टेम्परेचर भी बता दिया आपको कि यह सभी ग्रहों में सबसे अधिक इसका तापांतर है, कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस है। और इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है शुक्र, ठीक है। शुक्र यानी कि वीनस। तो वीनस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीनस के बारे में जो भी पॉइंट है इसको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी तो बुध जो है सबसे नज़दीक है, तो जो सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें यानी कि सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह यानी कि पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। ये किसके नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है और सबसे चमकीला ग्रह है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको और भी नामों से जाना जाता है। एक तो हॉटेस्ट प्लेनेट यानी कि सबसे गर्म ग्रह, उसके अलावा इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा, और उसके अलावा भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यह शाम में क्या होता है कि पश्चिम दिशा में, और सुबह में क्या होता है कि पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि अन्य यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो भी ग्रह है उनके उल्टा ये घूमता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी जो है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में
घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया, अगर पॉइंट देखें तो दिया गया कि इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। और यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो यानी कि ये इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी का, और भग्नी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो घनत्व है, आकार है और व्यास सब किसके सिमिलर है, यानी कि सब के सब अर्थ यानी कि पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी याद रखना है कि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग बात करें तो बृहस्पति को जुपिटर भी बोलते हैं। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ये जो सौरमंडल है पूरा सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी कि सबसे कम, और पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो अपने धुरी पर तो मात्र 10 घंटा से, यानी कि सबसे जल्दी, मतलब सबसे कम इसका है, यानी कि सबसे जल्दी अपने जगह पे घूम लेता है। लेकिन अगर हम बात करें सूरज के चारों तरफ घूमने में, यानी कि परिक्रमा करने में, तो इसको 12 वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। इसके उपग्रह की बात करें तो गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो उपग्रह है जिसका नाम क्या है? गैनीमीड, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, और इसका रंग पीला है, ठीक है। तो इसका रंग याद रखना है कि कैसा है? पीला है। तो ये था जुपिटर के बारे में कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है मार्स यानी कि मंगल, ठीक है। तो मंगल के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। तो मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल के बारे में पहला पॉइंट दिया गया है कि इसे रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। इसे लाल ग्रह या रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है, यानी कि इस पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिस वजह से ये लाल है, ठीक है। जिस वजह से ये लाल दिखाई पड़ता है, और इसलिए इसे रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, ठीक है। तो जिस तरह पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ इसके भी 2 ध्रुव हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी का है ना कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी तरह इसका भी 2 ध्रुव है, तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर कक्षा तली की बात करें तो कितना कोण पर झुका हुआ है? 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जिस तरह से पृथ्वी का मतलब ऋतु वगैरह चेंज होता है, सीजन, इसी तरह से जो मंगल ग्रह है वहाँ पे भी होता है, क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी है वो झुका हुआ है, और ये 25 डिग्री, इस वजह से सेम थोड़ा सा वहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पे दिया गया अगला पॉइंट कि इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो इसका जो दिन है उसका मान और जो अक्ष का झुकाव है किसके सिमिलर है? तो पृथ्वी के सिमिलर है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो जिस तरह से पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, उसी तरह से मंगल भी क्या करता है? अपने धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो फोबोस और दूसरा डिमोस, ठीक है। तो फोबोस और डिमोस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो ये अगर सूर्य की परिक्रमा करता है तो पूरा कितना दिन लगता है इसको एक परिक्रमा करने में, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में, तो इसे 687 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें मौजूद सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी, ठीक है। ओलिपस मेसी जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो निक्स ओलंपिया, ठीक है। जो निक्स ओलंपिया है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। तो समझ सकते हैं कि 27,000 के आसपास में, ठीक है, 27,000 के आसपास में ऊंचा है। कौन? तो ये जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और 3 गुना अधिक है और इसी ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो मंगल ग्रह पे स्थित है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों एवं हिमशीत जलों की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम है मार्स ओडेसी, ठीक है, मार्स ओडेसी। उससे ही पता चला कि वहाँ पे बर्फ छत्रक और जो हिम क्षितिज जल है उस वो अवेलेबल है कहाँ पे? तो मंगल पे। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे
जल अवेलेबल है, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। और 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर ग्रेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। तो 6 अगस्त 2012 को नासा ने एक अपना रोवर भेजा जिसका नाम था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, और वो कहाँ पे पहुंचा, तो मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है, और इसको इसलिए भेजा गया कि वहाँ पे पता करे कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। जिस तरह से हम लोग पृथ्वी पे नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उस तरह से वहाँ पे रह पाएंगे या नहीं। इस चीज़ का स्टडी करने के लिए इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा गया नासा के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जाते हैं, इसने जो अपना पहला मंगलयान जो था मार्स ऑर्बिट मिशन मोम, ठीक है, तो 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, C-25 से प्रक्षेपित किया। तो भारत का जो इसरो है इसने क्या किया था, अपना मार्स मिशन भेजा था 5 नवंबर 2013 को, कहाँ से, श्री हरिकोटा से, जिस एक लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है PSLV C-25, इसे प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला अंतरागीय अभियान है। ठीक है, यानी कि यह अंतरागीय अभियान है, ये भारत का पहला। यदि यह सफल हो जाता है, ठीक है, अगर यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ नोट दिया गया था जिससे हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रह है सैटर्न, ठीक है, यानी कि शनि, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शनि की अगर हम बात करें तो जो सैटर्न है इसकी अगर हम बात करें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार में बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह आपको हमने बताया कौन सा, जुपिटर, ठीक है, यानी कि बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शनि ग्रह है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पे आता है आकार में सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है, यानी कि इसको आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा कभी भी सोलर सिस्टम का पिक्चर तो कुछ इस तरह से आपको दिखा देते हैं पिक्चर बना के। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हो गया और इसके साइड में इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बना हुआ, ठीक है। तो इसको ही बोला गया कि ये वलय होना, मोटी प्रकाश की कुंडली है और वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, तो ये किस तरह दिखाई पड़ता है, तो जो आकाश का पीला तारा है उसी तरह ये दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और जो शनि ग्रह है इसका सबसे जो बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़े ग्रह के पास है जिसका क्या नाम है, गैनीमेड। और जो सबसे दूसरे नंबर पे जो उपग्रह आता है सबसे बड़ा में, वो सबसे दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसका है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज आप याद रख सकते हैं, बस नाम याद रखिएगा कि टाइटन इसका नाम है। यह आकार में बुध के बराबर है। तो ये जो उपग्रह है इसका साइज कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा जो मरकरी है, जो बुध ग्रह है, उसके बराबर है। टाइटन की खोज की बात करें तो 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइजोन, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो ये जो मतलब उपग्रह है ये एक ऐसा उपग्रह है जिसका जो पृथ्वी है उसी तरह इसका सघन वायुमंडल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो जो फोबे नामक शनि का उपग्रह है वो क्या करता है कि इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, तो ये उल्टा दिशा में घूमता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो अगर हम बात करें इसके घनत्व के बारे में, जो शनि ग्रह है तो ये सभी जो ग्रह है उससे और जल से भी इसका कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। तो इसका घनत्व इतना कम है कि अगर शनि ग्रह को प्लेनेट पे पानी में रख दिया जाए, ठीक है, इस प्लेनेट को, तो यह क्या करेगा, उस पर तैरने लगेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो भी ग्रह अवेलेबल हैं सोलर सिस्टम में और पानी, उससे भी इसका घनत्व कम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो हम लोग अब पढ़ेंगे अरुण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें समझा रहे हैं बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और सेशन भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि चीज़ें एकदम अच्छे से बताया जा रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अरुण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अरुण की अगर हम बात करें तो अरुण के बारे में दिया गया है कि यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में सबसे बड़ा, एक बार आप चलिए इसको रिकॉल करते हैं। जुपिटर हो गया यानी कि बृहस्पति, दूसरा आता है शनि, ठीक है, शनि आता है दूसरा यानी कि सैटर्न हो गया, और तीसरा अरुण आ गया, ठीक है। तो तीसरा अरुण यानी कि यूरेनस। इसका तापमान की अगर हम बात करें तो माइनस डिग्री में है, -215 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। नेक्स्ट देखें तो इसके खोज की बात करें तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल, ठीक है, विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था 1781 ईस्वी में। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसके जो चारों ओर 9 वलय हैं जिसमें से 5 का नामकरण किया गया, नाम किस तरह से रखा गया, तो एक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, ये सारे इसके नाम रखे गए हैं। 5 जो वलय हैं उनका नाम रखा गया, बाकी 4 का नहीं रखा गया। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त घूमते हैं। तो ये दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, और बाकी जो ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, लेकिन ये अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम में घूमता है। तो बताइए, अभी आपको हमने ये चीज़ बताया था कि जिस तरह से मतलब बाकी जो घूमते हैं इस उसके उल्टा एक और ग्रह है, जिस तरह से इसके बारे में हम बता रहे हैं ना, इसी तरह से हम एक ग्रह के बारे में आपको बताया था जो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। तो स्टार्टिंग में ही तो आपको बताया था शुक्र के बारे में। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया ये पॉइंट, ये वाला। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना यार कि ये जो 2 ग्रह है अरुण, ठीक है, यानी कि यूरेनस और वेनस, यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्या होते हैं कि उल्टा दिशा में घूमते हैं बाकी के, ठीक है। तो जो बाकी ग्रह है वो पश्चिम से पूरब में घूर्णन करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि पूरब से पश्चिम में करता है। तो इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर ठीक है, यहाँ पे जो सूर्योदय होता है यानी कि जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे टोंट में कि आज सूरज पश्चिम में उग गया, तो इस अगर हम बात करें इस ग्रह का अरुण का, तो यहाँ पे सच में सूर्योदय पश्चिम में ही होता है और सूर्यास्त जस्ट उल्टा यानी कि पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। और उपग्रह की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के उपग्रह परिभ्रमण करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। तो जो इसका धुरी है उस पे ये इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये लेटा हुआ है, ठीक है, यानी कि सोया हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो इस वजह से इसको इसको नाम ही दे दिया गया कि लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो टाइटेनिया है, ठीक है। तो टाइटेनिया टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेपच्यून के बारे में, जिसको हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिया गया कि इसकी खोज कब हुआ था, 1846 ईस्वी में जर्मन का एक खगोलज्ञ था, ठीक है, जिसका नाम था जॉहान गाले, ठीक है। तो जॉहान गाले ने जो कि 1846 ईस्वी में वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह का खोज किया था। और आगे बात करें तो दिया गया है कि यह नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो नई जो खगोलीय व्यवस्था 2006 में आया, तो उसमें बताया गया कि जो प्लूटो था उसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, तो जिसकी वजह से जो सबसे दूर वाला जो ग्रह हो गया वो वरुण हो गया। इसके बाद अगर उसके पहले की बात करें 2006 के पहले, तो हम लोग प्लूटो को पढ़ रहे थे जो कि सबसे दूर स्थित ग्रह था, लेकिन अब कौन सा हो गया, वरुण यानी कि नेपच्यून हो गया। यह हरे रंग का ग्रह, ठीक है। तो अगर इसकी रंग की बात करें तो ये हरे रंग का दिखाई देता है। इसके चारों अति शीलक मीथेन का बादल छाया हुआ है। और इसके चारों ओर अगर हम देखें बात करें तो क्या हुआ है कि एक मतलब जो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH4, ठीक है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा, जो मीथेन है तो शीतल मीथेन यानी कि ठंडा मीथेन जो है उस मतलब एकदम ठंडा, उसका बादल छाया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया कि इसके उपग्रह में टिट्रॉन, ठीक है, जो टिट्रॉन है वो इसके उपग्रह में प्रमुख है, ठीक है। तो इसके उपग्रह में जो टिट्रॉन है वो क्या है, प्रमुख है। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी के बारे में दिया गया। तो पृथ्वी के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा चीज़ें दिया गया, क्योंकि हम लोग इस पे रहते हैं तो इसके बारे में ही ज़्यादा चीज़ जान पाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बाकी रह जा रहा है, तो पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और इसी तरह से क्या करेंगे, पूरे इस ज्योग्राफी को बहुत जल्द समाप्त करेंगे, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।